तो देखो एक बार ना प्रिसीजन, रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी को फिर से समझते हैं थोड़ा सा, कि एक्चुअल ना जो प्रिसीजन जो होता है ना वह क्लोजनेस बताता है मेजर वैल्यू का। जब हम सेम इनपुट में ना मेजर करते हैं रिपीटली, क्या करते हैं ना, बाई वन इंस्ट्रूमेंट, एक ही इंस्ट्रूमेंट से, तो ये एक्चुअली बताता है कि कंसिस्टेंसी और स्टेबिलिटी ऑफ द मीटर्स के बारे में, ठीक है। और इट इज इंस्ट्रूमेंट इज प्रिसीजन इज हाई प्रीफर देन द मेजर वैल्यू इज वेरी वेरी क्लोज। अगर हम प्रिसीजन उसका अगर हाई है ना, तो क्या है कि मेजर वैल्यू क्या होता है, वेरी वेरी क्लोज टू द वेरी क्लोज टू द मेजर वैल्यू इज़ वेरी क्लोज टू द एक्चुअल वैल्यू, ठीक है। बात होता है कि अब हम अगर रिपीटेबिलिटी को देखते हैं, तो रिपीटेबिलिटी क्या होता है, क्लॉजेंस बताता है, ये भी तुमको मेजर करता है, मेजर वैल्यू को ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन सेम इनपुट, बट क्या होता है रिपीटली हम सेम प्रिसीजन की टर्म्स में, लेकिन क्या है ना कि इसका वन इंस्ट्रूमेंट से ही, लेकिन इनिशियल कंडीशन क्या होता है ना, इसमें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पे रहता है, फिर क्या होता है ना चेंज हो जाता है इनिशियल कंडीशन। और यहाँ पे ना क्या रहता है, डिफरेंट कंडीशन एंड द डिफरेंट टाइम में अगर हम बोलते हैं इन द टर्म्स ऑफ क्लॉजनेस बिटवीन द मेजर वैल्यू को अगर एक्सप्लेन करते हैं, द सेम इनपुट द मेजर वैल्यू इज repeatedly by the one instrument under the different condition, the different value, that is called the reproducibility। ये तीनों डिफरेंस होता है, that is precision, repeatability and the reproducibility। चलो अब हम लोग देख लेते हैं ना थोड़ा सा सेंसिटिविटी और द स्केल फैक्टर, इसी को बोलते हैं, और फिगर ऑफ मेरिट बोलते हैं, ठीक है। अगर सेंसिटिविटी को देखोगे ना, तो इट इंडिकेट द सॉल्यूशन, इट इज इंडिकेटिंग द रिलेशन बिटवीन द चेंज ऑफ आउटपुट इज रेटिंग फॉर द चेंज ऑफ इनपुट। इट इज इंडिकेट द relation between the change of output by the rating of change of input. This means there is a linear or not or non-linear। तो sensitivity change of output by the change of input होता है कि आउटपुट और इनपुट का चेंज क्या होता है, दैट इज़ अ सेंसिटिविटी। जैसे कि अगर हम चेंज ऑफ डेल्टा, इट इज़ लीनियर और द मीटर। अगर हम करंट को देखें, अगर चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर ये ना चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन, अगर कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है तो एंगल में चेंज आता है, एंगल में चेंज आया, दैट इज डिफ्लेक्शन। द चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन, द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इफ द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दिस मीन्स लीनियर मीटर्स। तो इस तरीके के मीटर को हम लीनियर बोलते हैं, दैट इज इन द टर्म्स ऑफ पीएमएमसी। देखो ये होगा तुम्हारा क्या, लीनियर स्केल। और ये होता है पीएमएमसी के केस में क्या होता है ना, करंट जो डिफ्लेक्शन होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि वहाँ जो फार्मूला होता है ना पीएमएमसी का, वो बीना होता है, दैट इज कॉल्ड द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आई इज करंट, द करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इट इज मेजर ओनली डीसी वैल्यू, दैट इज द मेजर पॉइंट, दैट इज अ लीनियर मीटर। तो सेंसिटिविटी क्या होता है कि एक तरह का लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है। और सेंसिटिविटी हमको ना चेंज ऑफ आउटपुट से चेंज ऑफ इनपुट को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। और ये तुम्हारे पास अगर चेंज ऑफ डिफ्लेक्शन है, दैट इज़ द मीटर का अगर चेंज हो रहा है, जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर ये इंस्ट्रूमेंट है तो इंस्ट्रूमेंट में क्या हो रहा है कि एंगल का चेंज हो रहा है, एंगल का चेंज हो रहा है, जैसे ही एंगल का चेंज हो रहा है ना, तो एंगल का चेंज हो रहा है ना, दैट इज़ द डिफ्लेक्शन। और दैट इज डिफ्लेक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द आई स्क्वायर इन द टर्म्स ऑफ, अगर हम देखते हैं ना मूविंग आयरन मीटर्स, तो मूविंग आयरन मीटर में क्या होता है, करंट का प्रोपोर्शनल होता है, दैट इज़ वो मेजर करता है एसी और डीसी दोनों को। और ये ना दैट इज़ द नॉन लीनियर, इट इज़ नॉन लीनियर, द करंट इज मेजरिंग, इट इज़ नॉन लीनियर। Or this is proportional 0.1, that is 0.001, but is proportional to 10, that is 100 amperes. This means there is a linear scale, there is 50%, that is sensitivity is 1, that is linear, it is deflection into the current, it is a linear scale. But if there is a non-linear scale, the sensitivity is 1, sensitivity is lesser than 1, it is greater than 1, this is sensitivity is equal to 1, it is lesser than 1, the scale should be non-linear। तो ये अपने पास ना, जैसे कि सबसे पहले क्या हुआ कि ना, वो लेसर देन वन था, मतलब क्रैम्प कर रहा था, क्या करता था, मूविंग आयरन मीटर सबसे पहले क्रैम्प्स करता है, फिर लीनियर हो गया, एस इज इक्वल टू 1, फिर एक्सपैंडेड किया, दैट इज़ द मूविंग आयरन मीटर्स। और ये पीएमएमसी में देखने को मिलता है, ठीक है। हम लोग सेंसिटिविटी की बात, इसी को सेंसिटिविटी कहीं पे मेंशन करता है, कहीं पे स्केल फैक्टर के नाम पे मेजर लिखता है, कहीं पे फिगर ऑफ मेरिट। तो डोंट कन्फ्यूज, तीनों टर्म्स एक ही चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। टू गेट द लीनियर स्केल, हाउ टू गेट द लीनियर स्केल्स, इसलिए मतलब सेंसिटिविटी इज 1, इट्स फिर फर्स्ट, सो इट इज़ द इंडिकेशन ऑफ लीनियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन द सेंसिटिविटी। तो क्या करता है ना कि अगर हमारे पास लीनियर स्केल में तो सेंसिटिविटी 1 होता है, इट्स फिर फर, सो इट इज़ इंडिकेटिंग द लीनियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट देन सेंसिटिविटी, लीनियरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट। तो लीनियरिटी हमारे पास अगर लीनियर है तो इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन द सेंसिटिविटी। नोट में सबसे इंपॉर्टेंट बात लिखा है एक चीज़ कि वाइल चूजिंग द रेंज ऑफ नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं वाइल चूजिंग द रेंज ऑफ नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट, देन द वैल्यू टू बी मेजर शुड बी इंटर इन द लीनियर रीजन। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई चूज करते हैं द रेंज ऑफ नॉन लीनियर इंस्ट्रूमेंट में, तो वाइल मेजर वैल्यू शुड बी इंटर इन टू द लीनियर रीजन, दैट इज सेंसिटिविटी इज 1 by current of full scale deflection, it is reciprocal of current, it is, that means their unit will be current ampere, it is in the terms of ampere inverse। तो ऑल द सिंपल, अगर हम किसी चीज़ को ना इनपुट, तो सेंसिटिविटी इज
यूनिट लेस हो जाएगा ना, यहाँ पे आउटपुट बाय इनपुट, द चेंज इन आउटपुट बाय द चेंज इन इनपुट, बट इट इज़ एम्पेयर इनवर्स, देयर इज सेंसिटिविटी इन टर्म्स ऑफ फुल स्केल डिफ्लेक्शन, ठीक है। Sensitivity in the terms of resistance by volt, it is the sensitivity in the voltmeter, it is R by V, and the resistance volt and the resistance voltmeter अगर निकालने के resistance of volt तो sensitivity multiply by the voltmeter range, ठीक है। हम बात करते हैं कि अपने पास ना एक 2 वाट मीटर है जो कि 0 से 10 एम 100 एम वोल्ट का, उसका सेंसिटिविटी ना 100 ओम्स वोल्ट है इसका सेंसिटिविटी, मतलब रसिस्ट देखो 100 वोल्ट सेंसिटिविटी कब निकल, इसका यूनिट क्या है, रेसिस्टेंस पर वोल्ट, वही दे रखा रेसिस्टेंस पर वोल्ट 2000 रेसिस्टेंस पर वोल्ट, और ये वाट मीटर है, 2 वाट मीटर है, हम यूज 2 वाट मीटर वाला यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वाट मीटर एक यूज़ कर रहे हैं इसकी, जो कि 0 से 100 वोल्ट का यूज़ किया है, वोल्ट मीटर यूज़ किया है, ठीक है ना, वोल्ट मीटर है ये, वोल्ट मीटर, वाट मीटर नहीं है, दिस इज़ अ 2 वोल्ट मीटर, इट इज़ अ वोल्ट मीटर, इट इज़ 100 to 100 वोल्ट, ठीक है। द मेजर द वोल्टेज अक्रॉस द 50 किलो ओम्स एंड द रेसिस्टेंस, मेजर क्या करना है 50 किलो ओम्स के अक्रॉस ना वोल्टेज मेजर करना है, रेसिस्टेंस एज द सोन इन द सर्किट, देन द फाइंड द कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग एंड द परसेंटेज एयर, कॉरस्पॉन्डिंग रीडिंग एंड देयर परसेंटेज एयर, ठीक है। तो सबसे पहले ये अपने पास क्या है ना, ये अपने पास क्या हो गया, एक तरह का 0 to 100, ये तुम्हारे पास फुल स्केल डिफ्लेक्शन का वैल्यू है, और ये तुम्हारे पास 0 to दूसरा क्या है 100 इन केस 1000 ओम्स वोल्ट, ठीक है। दूसरा क्या है कि सेम वोल्टेज V ना, V वोल्ट, जो कि वोल्टेज V के केस में क्या हो रहा है ना, 2 वोल्ट मीटर्स जो रीडिंग दे रखा है, एक तो तुम्हारे पास ये रीडिंग दे रखा है जो सेंसिटिविटी उसका 0 से 2000 रेसिस्टेंस पर वोल्ट, ये वोल्ट जब उसका एक सेंसिटिविटी ये दे रखा है, एक सेंसिटिविटी ये दे रखा है, 2 केस सेंसिटिविटी दे रखा है, और VA और VB दे रखा है, VA हम इस दोनों को सेंसिटिविटी के टर्म्स में ले लेते हैं, ठीक है। वोल्टेज हमारे पास सेम ही है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन में 0 to 100 वोल्ट, ठीक है। अब ना किलो ओम्स में अगर तुम निकालोगे 50 किलो ओम्स के क्रॉस वोल्टेज, तो क्या होगा 50 किलो ओम्स के में हम लोग क्या निकालेंगे, तो 50 किलो ओम्स के टर्म्स में निकालोगे तो तुम्हारे पास क्या निकलेगा 150, देखो करंट डिवीजन यहाँ पे हम ना निकालेंगे 50, तो अपने पास वोल्टेज क्या है, रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा 50 किलो ओम्स के क्रॉस रेसिस्टेंस के क्रॉस, तो हम लोग क्या निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज डिवीजन रूल, जिस ब्रांच में वोल्ट निकालते हैं उसके साथ उस वोल्टेज को मल्टीपल करते हैं जो सप्लाई वोल्टेज को, तो इस सप्लाई वोल्टेज को मल्टीपल करोगे तो 50 के बाई 150 और एडिशन करते हैं पूरे रेसिस्टेंस, दैट इज़ वोल्टेज डिवीजन रूल के क्रॉस हम लोग इस ब्रांच का वोल्टेज निकाल लिया, और वोल्टेज हमारे पास क्या निकल गया, वो 50 वोल्ट का वोल्टेज निकला, ठीक है। वो हमारे पास 50 वोल्ट, मतलब दिस मीन्स देयर इज़ 50 वोल्ट इज़ अक्रॉस दिस ब्रांच द 50 वोल्ट, ठीक है। अब बात करते हैं हम ना सिंपल क्या है कि ये ना अपने पास वोल्ट दे रखा था, अब हम लोग हमारे पास क्या था, रेसिस्टेंस दे रखा था, सेंसिटिविटी दे रखा था ना इसका मशीन A का, अब वो VA अगर हम लोग मान लिए एक 2 वोल्ट मीटर्स में 1 वोल्ट मीटर को हम लोग जो लिए हैं ना A, उसमें से उसका सेंसिटिविटी दे रखा था, तो उसका अगर हम रेसिस्टेंस निकालेंगे, रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर, तो सेंसिटिविटी इनटू द वोल्ट मीटर रेंज, तो वोल्ट मीटर रेंज सेंसिटिविटी इनटू द वोल्ट मीटर रेंज, इसको मल्टीप्लाई किया तो 100 किलो ओम्स का सेंसिटिविटी इज 1000 एंड दिस इज द वोल्ट मीटर रेंज इज 100, वोल्ट मीटर रेंज इज 100, इट इज़ व्हाट वैल्यू, इट इज़ 100 किलो ओम्स, ठीक है। अब डिवाइडेड कर लोगे तुम 100 किलो ओम्स डिवाइडेड बाई द 100 किलो ओम्स, it's multiplied na 1000, this resistance of the RA resistance is 100 into, or this resistance is 100 किलो ओम्स एंड द पैरेलल टू द 50 किलो ओम्स, अगर इसको पैरेलल में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो ये तुम्हारे पास कितना निकला 33.33 किलो ओम्स के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकलेगा, ठीक है। अब 33.33 किलो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालोगे तो ये तुम्हारे पास इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आ गया, ये 100 किलो ओम्स और ये 50 किलो ओम्स,
मल्टीप्लाइड बाई 100 किलो ओम्स के इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग निकाले, इसके अक्रॉस ना, इस ब्रांच के अक्रॉस हम लोग इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस, दिस मीन्स दे आर पैरेलल टू कनेक्टिंग, द पैरेलल कनेक्टिंग रेसिस्टेंस आर फाइंड आउट, and then after the voltage across this branch is a voltage across, the voltage across this branch is coming out with the same as it is हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे वोल्टेज निकालने के लिए सिंपल वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, फिर से पैरेलल की तरह था, इस ब्रांच का रेसिस्टेंस बाय दिस सम ऑफ रेसिस्टेंस इनटू मल्टीपल ऑफ द वोल्टेज, देन द रीडिंग शुड बी 37.5 वोल्ट रीडिंग, the voltage across the voltage, this is voltage across, and the case of 1000 volt resistance per volt, their sensitivity is 1000 by it is not given, the VA value of resistance is not given, find out their value of the resistance, find out their value of the resistance, and then find out their voltage across the resistance, this resistance voltage across this resistance is, this is the voltage across this resistance, the VA is at 37.5 volt reading. This is the, what is means error, the error is 37.5, it is this is the actual value, true value is this is a measure value, it is measure value, the measure value minus true value divided by the true value into 100%, that is percent of the limit error, that is the minus 25% error, this is the deviation, it is at minus 25% error. In the same case, the B is V, the resistance is 2000 ohms per volt into 100, it is multiplied, it's find out the resistance across the B, the resistance in the case of B it is finding, and then the 2000, this is the 4, this is 400 kilo ohms, 200 kilo ohms, 200 kilo ohm, yes, the 200 kilo ohms multiply into the 200 kilo ohms into 50, kilo ohms parallel to the 50 ohms, it find out 48.78 kilo ohms. Then for voltage across the 48.78 volt, this resistance are parallel, this resistance are connected across, the resistance are in the series, जब भी resistance are connected in the series, ये दोनों resistance series में, the voltage division rule, जब भी हम voltage division rule सीरीज में लगाते हैं, करंट डिवीजन रूल जब पैरेलल होता है तो हम करंट डिवीजन रूल, तो यहाँ पे क्या है ना, रेसिस्टेंस पैरेलल, तो देर अब क्या है ना कि अब इसके क्रॉस अगर तुम वोल्टेज निकालोगे तो वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज डिवीजन रूल लगाओगे, और वोल्टेज डिवीजन रूल हम लगा के सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं ना, वोल्टेज निकाल लेते हैं, फिर इसके बाद फिर से सेम एज इट इज़ जो ए में किए वोल्ट ए के में कि मेजर वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू बाई ट्रू वैल्यू इंटू 100%, तो माइनस 1.6% का एरर आया. तो ऑल द इलेक्ट्रिकल मीटर टेक्स करेंट फॉर द वर्किंग एंड देयर इज पावर कंजप्शन, इट इज़ कॉल्ड द लोडिंग इफेक्ट. तो जो भी इलेक्ट्रिकल मीटर्स है ना, जो कि करेंट फॉर वर्किंग एंड देयर इज पावर कंजप्शन, इट इज़ कॉल्ड द लोडिंग इफेक्ट. एंड ड्यू टू द ऑल द इलेक्ट्रिकल मीटर इंडिकेट्स लेसर देन द एक्चुअल वैल्यू. इसीलिए क्या होता है ना कि जितने भी इरर का केस इसीलिए क्रिएट होता है क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट मीटर होता है वो करंट में वर्किंग करता है. मीटर टेक्स करंट, वो करंट लेता है फॉर वर्किंग अपने काम को. जैसे कोई भी मीटर एक्टिव होने के लिए करंट को लेता है, मीटर टेक्स करंट फॉर द वर्किंग एंड दिस देयर इज पावर कंजप्शन. वहाँ पावर का कंजप्शन होता है और ये इसी को हम लोडिंग इफेक्ट बोलते हैं. और ये ना इलेक्ट्रिकल मीटर को इंडिकेट करता है. इट्स ऑल द इलेक्ट्रिकल मीटर्स इंडिकेट्स लेसर देन द एक्चुअल वैल्यू. इसी में ऑल द इलेक्ट्रिकल मीटर इंडिकेट एक्चुअल वैल्यू से लेसर है. सेंसिटिविटी इंडिकेट द लोडिंग इफेक्ट. फॉर द इंस्ट्रूमेंट इज हाई सेंसिटिविटी इज प्रीफर देन द इंडिकेटिंग इज लेसर लोडिंग इफेक्ट एंड द लेस करंट. देखो जब भी लेस करंट है ना, लेस करंट रेट टेकिंग फॉर द वर्किंग, तो हम लोग हमेशा क्या करते हैं, लोडिंग इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए लेसर करंट को यूज़ करते हैं. फॉर द हाई सेंसिटिविटी इट इज़ प्रीफर देन द इंडिकेटिंग इज लेस लोडिंग इफेक्ट. दिस मीन्स देयर इज लेस करंट टेकिंग फॉर द वर्किंग. जो लेस करंट अगर वर्किंग में लिया तो दिस मीन्स लोडिंग इफेक्ट इज लेस एंड सेंसिटिविटी इज हाई. टू द रिड्यूस द लोडिंग इफेक्ट क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को इस तरह से डिजाइन करेंगे कि हाई रेसिस्टेंस और इन एम मीटर डिजाइन फॉर द लो रेसिस्टेंस फॉर द आइडियल केस एंड द आइडियल एम्पियर एंड आइडियल वोल्ट मीटर द लोडिंग इफेक्ट इज जीरो. जब भी आइडियल केस में अगर बोलते हैं तो एम मीटर और आइडियल वोल्ट मीटर के लिए लोडिंग इफेक्ट जीरो होता है, पावर कंजप्शन भी जीरो होता है. पर इन दिस के प्रैक्टिकल केस देयर इज लोडिंग इफेक्ट एंड देयर इज एम मीटर एंड वोल्ट मीटर्स ऑल्सो टेक द पावर कंजप्शन. ठीक है. इन द एबव गिवन probability if it is ideal voltmeter then the reading is 50 volt. In its reading is 50 volt then देखो ये तुम्हारे पास जैसे कि एक देखो in the above given problem in the above given probability ना, if it is ideal voltmeter, अगर ideal voltmeter reading is 50 volt और 0 से 50 volt है तो 1 मेगा ओम वोल्ट ये सेंसिटिविटी है और एक सेंसिटिविटी तुम्हारे पास 2 मेगा ओम वोल्ट का सेंसिटिविटी. तो देयर इज हाई सेंसिटिविटी. तो बेस्ट चूजन क्या होगा, दोनों में से कौन सा सेंसिटिविटी, जिसका सेंसिटिविटी हाई जा होगा उसको हम चूज करेंगे. तो दिस इज द बेस्ट चूजन फॉर द
वोल्ट मीटर का तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन रेटिंग तो यही है, बट देयर इज सेंसिटिविटी इज 2%, देन द बेस्ट चूजन इज विच इज़ बेस्ट चूज, कौन सा सेंसिटिविटी कौन सा चूज करोगे अपने अपने इंस्ट्रूमेंट में यूज करने के लिए फॉर मेजरिंग द वोल्टेज, that voltmeter, that's voltage, this means sensitivity is high sensitivity is more preferred as there is low sensitivity. ठीक है, वही बात लिखा था, there is high in the instrument is high sensitivity is preferred as compare the low sensitivity. ठीक है, अब देखो तो अपने पास ना एक और सा चीज़ें हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, तो सेंसिटिविटी हो गया, हम लोग और क्या देख लेते हैं, कहाँ क्या ये, हाँ एक्स वाई, एक टेकिंग द करेंट, एक ना एक्स वाई है, दो है इंस्ट्रूमेंट, और टेकिंग द करेंट 1 एम्पियर एंड 2 एम्पियर फॉर द सेम स्केल फुल स्केल डिफ्लेक्शन, देन द चूज एम मीटर्स। तो अब क्या कौन सा एम मीटर चूज करोगे, देखो एक्स वाई में करेंट ना, एक में 1 एम्पियर का, दूसरा में 2 एम्पियर, लेसर द करेंट, लेसर द करेंट, जिसमें करंट कम होगा वो उसका लोडिंग इफेक्ट क्या होगा, सबसे कम होगा। इसका मतलब क्या होगा, सेंसिटिविटी लेसर द करेंट, लेसर द लोडिंग इफेक्ट एंड द हायर द सेंसिटिविटी, दिस मीन्स वी चूज द कौन सा एमीटर एक्स, क्योंकि करंट इज सप्लाइंग ओनली 1 एम्पियर, दिस द इंस्ट्रूमेंट इज सप्लाइंग 2 एम्पियर, द लोडिंग इफेक्ट इज हाई एंड सेंसिटिविटी इज reduced but the sensitivity is high. The what is resolutions, the fifth terms in the fifth terms, देखो हम लोग 4 टर्म्स 5 हम लोग स्टैटिक एरर एक्यूरेसी देख लिया, प्रिसीजन देख लिया, सेंसिटिविटी देख लिया, रेजोल्यूशन और डेट जोन, डेट टाइम्स और ड्रिफ्ट को देख लेते हैं। अपने पास इतना ही टॉपिक बच गया। रेजुलेशन का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेशंस। देखो थ्रेशोल्ड, ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन इवन थ्रू द इनपुट इज इंक्रीज फ्रॉम 0 to ऑनवर्ड्स, द मीटर स्टार्ट्स गिविंग आउटपुट फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑफ एमीटर। थ्रेशोल्ड का मतलब ही होता है कि जब क्या होता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है ना, तो उसको क्या करते हैं ना कि अगर उसको वर्क करोगे, करंट सप्लाई करोगे, तो एक मिनिमम टाइम तो लेगा ना, मिनिमम जो इनपुट लेगा, द मीटर गिव्स स्टार्ट होने में, जो द मीटर स्टार्ट गिविंग आउटपुट, जो आउटपुट देने के लिए स्टार्ट होता है फ्रॉम द मिनिमम वैल्यू ऑनवर्ड्स, नॉट जीरो, दिस मिनिमम वैल्यू इज थ्रेशोल्ड, दैट इज द स्मॉलेस्ट इनपुट कैन मेजर्ड बाय द मीटर, इट इज़ कॉल्ड अ थ्रेशोल्ड। कोई भी इनपुट को, कोई भी इंस्ट्रूमेंट को अगर जो चालू करने के लिए जो टाइम, जो इनपुट लग रहा है ना, मिनिमम इनपुट, दैट इज थ्रेशोल्ड। एक टर्म, इसके बाद रेजुलेशन को समझते हैं। रेजुलेशन क्या होता है कि इवन आफ्टर द थ्रेशोल्ड द वैल्यूज ऑफ मिनिमम इंक्रीमेंटल इज रिक्वायर्ड इनपुट टू कॉज द डिटेक्टेबल चेंज, that is the output due to the dynamic friction. So the smallest incremental input can change the measure, the smallest incremental in the input can measure, that known as the resolution. For the note the high resolution is preferred, the magnitude is or the incremental should be low. तो मैग्नीट्यूड जैसे कि रेजुलेशन का फुल स्केल डिफ्लेक्शन है, तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन, रेजुलेशन का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन बाय द नंबर ऑफ डिवीजन। इसमें नंबर ऑफ डिवीजन, तो रेजुलेशन अगर निकालते हैं ना, दिस इज 5 डिवीजन, इसका क्या है कि ना 0.5 एम्पियर 10 एम्पियर, इसमें क्या है एक ही डिवीजन, 2 ही डिवीजन है, एक तो 0 से 5 और 5 से 10, तो दो डिवीजन हो गया एमीटर में, उसका 5 एम्पियर पर डिवीजन, इसका रेजुलेशन हो गया। इसका रेजुलेशन तुम्हारे पास हो गया 2 एम्पियर पर डिवीजन। देखो 5 क्या है कि इसमें इसका डिवीजन है, इसमें कितना 10 डिवीजन है, 10 डिवीजन हो गया, दिस इज 1 एम्पियर पर डिवीजन, तो पर डिवीजन के हिसाब से दैट इज रेजुलेशन। तो इंडिकेट इंस्ट्रूमेंट सी आर हाई रेजुलेशन, सबसे ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट कितना है, जितना ज़्यादा डिवीजन होता है, फॉर द हाई द रेजुलेशन इज प्रिफर द मैग्नीट्यूड और द इंक्रीमेंटल शुड बी लो, और डिवीजन देखो ये पे लिखा है द स्मॉलेस्ट इंक्रीमेंटल इन द इनपुट कैन बी मेजर द रेजुलेशन, सिंपल दैट इज, जितना ज़्यादा डिवीजन होता है दैट इज हाई द रेजुलेशंस। ठीक है, अब डेड जोन, ड्रिफ्ट जोन और द एक फिगर है हाई डेड जोन ड्रिफ्ट जोन का, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट होगा, तो थोड़ा सा फिगर मेरे पास होना चाहिए था, पर थोड़ा सा समझ लो। इवन अ लार्ज मैं ना डेड जोन, ड्रिफ्ट जोन और इसके बारे में ना, ड्रिफ्ट के बारे में थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूंगा किसी न्यूमेरिकल में, तब तक के लिए इसमें देख लो होता क्या है डेड जोन में और डेड टाइम। इवन अ लार्ज चेंज इन द आउटपुट फॉर देयर इज़ नो चेंज इन, देखो देयर इज़ इनपुट में ना, देयर इज़ व्हेन अ लार्ज चेंज इन इनपुट, इनपुट में बहुत चेंज करोगे, इनपुट कितना भी चेंज कर दो, जैसे कि अगर सपोज करो कि कोई वाल है, उस वाल पे तुम फोर्स लगा रहे हो, बट द वाल कांट बी मूव, बट वो वाल क्या करता है, मूव नहीं करता, इस मीन्स देयर इज अ लार्ज चेंज इन इनपुट, मतलब बहुत ज़्यादा हम अप्लाई कर रहे हैं फोर्स, पर क्या करें उस फोर्स को भी ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं। तो
तो क्या नहीं चाहिए, या डेड हो गया, कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा है कि ख़राब हो चुका है पूरी तरह से, तो उसमें कितना भी इनपुट लगा दोगे ना, देयर इज़ लार्ज चेंज इन इनपुट फॉर देयर इज़ नो चेंज इन आउटपुट फॉर द सम पोर्शन ऑफ द स्किल्स, दिस पोर्शन इज कॉल्ड अ डेड जोन। तो उसमें हम लोग बोलते हैं कि दैट इज़ द डेड जोन। इट इज़ ड्यू टू द थ्रेशोल्ड, रेजुलेशन और हिस्टेरिसिस, या तो हिस्टेरिसिस की वजह से, थ्रेशोल्ड की वजह से उसका थ्रेशोल्ड ज़्यादा हो सकता है, रेजुलेशन की वजह से उसका रेजुलेशन ज़्यादा हो, ऐसा है कि इसके वजह से ना, तो दैट इज़ मेजर कि हम लोग ना कह सकते हैं कि उस ना डेड जोन में है, डेड टाइम, कि इवन इनपुट इज़ गिवन टू द मीटर। सिंपली वही चीज़ था, फिर भी मैं न्यूमेरिकल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा इसको थोड़ा सा। डेड टाइम इवन थ्रू द इनपुट इज़ गिवन टू द मीटर। अगर हम क्या कहते हैं, इनपुट सप्लाई कर रहा है मीटर को, द सिस्टम टेक्स सम मिनिमम टाइम टू स्टार्ट फ्रॉम द जीरो पोजिशन, इट इज़ कॉल्ड द डेड टाइम। द इवन थ्रू द इनपुट इज़ गिवन टू द मीटर, अगर हम मीटर को इनपुट सप्लाई कर रहा है द सिस्टम, बट some minimum time to start from the zero position, that is called the dead zone. तो जो टाइम लग रहा है ना इसको स्टार्ट होने के लिए, एक जीरो पोजीशन से स्टार्ट होने के लिए, उसको उतने टाइम के को हम लोग डेड टाइम बोलते हैं, ठीक है। ड्रिफ्ट का मतलब होता है इट इज़ ईरर गिवन बाय द मीटर इवन थ्रू द इनपुट इज कांस्टेंट, दो इट इज़ ईरर, जो ईरर आता है ना व्हेन द मीटर के अंदर इवन थ्रू द इट इज़ इनपुट इज कांस्टेंट, इट इज़ ड्यू टू द इन्वायरमेंटल फैक्टर और द मैकेनिकल वाइब्रेशन, किसी भी इन्वायरमेंटल फैक्टर के कारण ड्रिफ्ट आ जाए, ईरर आ जाता है मीटर के अंदर विद द इनपुट, जब इनपुट को कांस्टेंट रखते हैं फिर भी, दैट इज़ कॉल्ड द ड्रिफ्ट। तो अपने पास ना इतना ही चीज़ें था स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, और मैंने बहुत डिटेल में बताया इस चीज़ों को, आपके लिए इनफ है, इससे बाहर कहीं भी कुछ नहीं है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एरर के बारे में हम लोग देखेंगे, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम लोग टाइप ऑफ एरर के बारे में देखेंगे। टाइप ऑफ एरर में हम लोग देख लेंगे कि किस क्या ना, हम लोग ग्रॉस एरर को देख लेंगे, सिस्टमेटिक एरर को देख लेंगे, जो कि ग्रॉस एरर होता है ड्यू टू द ह्यूमन के कारण होता है, और ड्यू टू नॉट फॉर द ऑब्जर्वर, नॉट फॉर ऑल द ऑब्जर्वर, कॉमन बात बोले तो, और समथिंग। तो और भी इसमें देख लेंगे हम लोग, इंस्ट्रूमेंटल एरर को देख लेंगे, कुछ सिस्टमेटिक्स एरर में जैसे कि इंस्ट्रूमेंटल एरर, इन्वायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, ये सब चीज़ें को देखेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे। थोड़ा ही सा बचा है, और इसके बाद इतना पढ़ने के बाद हम लोग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में चले आएंगे, जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क और द डैम्पिंग टॉर्क के बारे में। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो आज के लिए अपना इतना ही है, अपना इतना ही था डेड टाइम तक, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे टाइप्स ऑफ एरर के बारे में। थैंक यू।